brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। फिलहाल वक्त हो चला है ब्राजील की तरफ चलने का, जहां मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का दीवा स्वप्न बीतने वाला है। बोल्सोनारो सत्ता से हटने के कदम और करीब पहुंच गए हैं। हम बहुसंख्यक हैं, हम ही जीतेंगे और पहले राउंड में ही जीतेंगे। सड़कों पर लोगों के बिना कोई चुनाव नहीं होता है। मुझे किसी और कैंडिडेट की रैली दिखाइए जिसमें इस भीड़ का 10% भी आता हो। मेरे साथ दोहराएं, मैं आज़ादी के लिए अपना जीवन देने की कसम खाता हूं। अगर आप ब्राजील में चल रही चुनावी रैलियों पर नजर उठाकर देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे बयान मिल जाएंगे। इन बयानों के पीछे नाम और चेहरा जायर बोल्सोनारो का है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार दिखते हैं। ब्राजीलियन एजेंसियों की रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि ये चुनाव राजनीतिक गलियारों से निकलकर निजी झगड़े तक जा पहुंचा है। 2 अक्टूबर को ब्राजील में चुनाव हुए। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सांसदों के चुनाव को लेकर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर थी। विजेता बनने के लिए एक उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट्स की दरकार थी, लेकिन यहां पर एक खेल हो गया। लूला डी सिल्वा सबसे ज्यादा वोट पाने के बावजूद 50% का लैंडमार्क पार करने से चूक गए। इसी वजह से चुनाव दूसरे राउंड में पहुंच गया। अब 30 अक्टूबर को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। अब की बार सिर्फ 2 कैंडिडेट चुनाव में खड़े होंगे। कौन कौन? मौजूदा राष्ट्रपति बोल्सोनारो और पहले राउंड के विजेता लूला डी सिल्वा। बोल्सोनारो के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ बता चुके हैं, आज लूला के बारे में जान लीजिए। ब्राजील में पर्नाम्बुको स्टेट की राजधानी रेसिफ से 250 किलोमीटर की दूरी पर कैटिस नाम का एक शहर पड़ता है। कैटिस में एक परिवार खेती करके अपना गुजारा कर रहा था, लेकिन खेती खुद की जमीन पर नहीं, बड़े मालिकों की जमीन पर। हमारे यहाँ आम बोलचाल की भाषा में इसे अधिया में खेती करना कहते हैं। माने खेत का मालिक आपको फसल उगाने के लिए जमीन, बीज, खाद देगा, आपको बस मेहनत करनी होगी। फसल उगने के बाद उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। इस काम से मुश्किल घर चल पाता था, क्योंकि परिवार में 6 बच्चे पहले से थे, जबकि 7वां बच्चा माँ के पेट में था। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर उनका भाग्य बदलने वाला था। अक्टूबर 1945 में जब वो बच्चा पैदा हुआ, तब घर वालों ने उसका नाम रखा इनासियो लूला डी सिल्वा। प्यार से सब उसे लूला बुलाते। लूला के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही उसके पिता साओ पाउलो शिफ्ट हो गए। बच्चे की परवरिश उसकी माँ के बगैर हो रही थी। जब लूला की उम्र 7 साल की हुई तो उसकी माँ यूरिडिस ने वापस अपने परिवार के पास जाने का मन बनाया। जब वो साओ पाउलो पहुंची तो देखा कि लूला के पिता ने उसकी कजिन के साथ एक अलग परिवार बना लिया है। यूरिडिस को इससे बेहद ठेस पहुंची, लेकिन मजबूरी की वजह से यूरिडिस को कुछ वक्त उसी परिवार में रहना पड़ा। अब छत के तले 2 परिवार रह रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। परिवार में झगड़े होते, कुछ समय बाद दोनों अलग अलग हो गए। लूला अपनी माँ यूरिडिस के साथ अलग रहने लगे। इस पारिवारिक उथल पुथल का असर लूला की शिक्षा पर भी पड़ा। लूला ने 10 साल की उम्र तक कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। परिवार की मदद करने के लिए उसने दूसरी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 12 साल की उम्र में वो सड़कों पर जूते पॉलिश करने का काम करने लगा। फिर उसने एक गोदाम में नौकरी पकड़ ली। 19 की उम्र में लूला ऑटोमोबाइल पार्ट्स फैक्ट्री में प्रेस ऑपरेटर के रूप में काम करने लगा। एक दिन मशीन में काम करते हुए उनकी एक उंगली कट गई, जिसके बाद उन्हें कई अस्पतालों में घूमना पड़ा। उन्हें कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इस वाक़ये ने लूला को मजदूर संगठन की अहमियत का एहसास दिलाया। यही लूला की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। इसके बाद धीरे धीरे लूला ने मजदूर संगठनों में रुचि दिखानी शुरू कर दी। वो अब मजदूर संगठनों की एक्टिविटी में हिस्सा लेने लगे। लूला के भाई फ्रेई चिको उन दिनों मजदूर आंदोलनों में खूब हिस्सा लेते थे। लूला पर इसका प्रभाव पड़ा। लूला की इन आंदोलनों में बढ़ती सरगर्मी को दूसरे मजदूर संगठन भाप गए। उन्होंने लूला को आगे किया। 1975 में लूला साओ बर्नांडो डो कैंपो और डायडेमा के स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। 1978 में उनकी अध्यक्ष के रूप में फिर से वापसी हुई। 70 के दशक के अंत में ब्राजील में मिलिट्री रूल था। इस दौरान उन्होंने कई हड़तालों का आयोजन किया। लूला का बढ़ता कद सेना को रास नहीं आ रहा था। कुछ वक्त बाद एक हड़ताल के आयोजन के लिए लूला को 1 महीने की जेल भी हुई। जब देश से सेना का शासन खत्म हुआ तो उनके लिए आजीवन पेंशन की घोषणा की गई। फिर 1980 का साल आया। ब्राजील उन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा था।
उसी साल कुछ शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों ने एक नई पार्टी बनाने की सोची। लूला इन लोगों के मिशन में शामिल हुए और 10 फरवरी को प्रगतिशील विचारों वाली एक वामपंथी पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी का नाम रखा गया पार्टिडो डोस ट्राबलहाडोर्स। अंग्रेजी में इसे ब्राजील की वर्कर्स पार्टी बुलाया गया। लंबे वक्त से देश सैन्य शासन के अधीन था। जनता इससे त्रस्त हो चुकी थी और ऐसे सैन्य शासन के बीच एक वामपंथी विचारों वाली पार्टी चलाना मुश्किल काम था। ऐसे दौर में पार्टी को आम जनों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी। उसी वक्त देश में सैन्य शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन पनप रहा था। लूला अपनी पार्टी के साथ इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में उनको और पार्टी को बहुत लोकप्रियता हासिल हुई। इस आंदोलन के बाद लूला सीधे तौर पर भी राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा 1982 में। चुनाव था साओ पाउलो राज्य के गवर्नर का, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 1986 में ब्राजील में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए। इस चुनाव में लूला ने हाथ आजमाया और उन्हें बम्पर जीत यहां पर हासिल हुई। उन्हें पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट मिले। 1989 में पार्टी ने उन्हें ब्राजील के राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया। लूला चुनाव लड़े लेकिन हार गए। इसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने चुनावों से संन्यास ले लिया। उन्होंने पार्टी का विस्तार करने में समय खपाया। लूला 1994 और 1998 में भी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। साल 2002 के चुनाव में देश की जनता ने उनकी पार्टी को सत्ता दे दी। लूला ने देश में आर्थिक सुधारों के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा था और उन्हें जीत हासिल हुई। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2010 के एक लेख में लूला के बारे में लिखा, लूला की छवि राष्ट्रपति चुने जाने के ठीक पहले तक एक ऐसे पार्टी वर्कर की थी जो घनी दाढ़ी रखता है और चे गुवेरा की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनता है। लूला ने राष्ट्रपति बनने के बाद देश में आर्थिक सुधार पर काम किए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों का भ्रष्टाचार में नाम उजागर हुआ। इससे उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब हुई। उस दौर में लूला का एक और क्रिटिसिज्म ये हुआ कि उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए कोई काम नहीं किया। लूला के पहले कार्यकाल के दौरान बाल कुपोषण में 46% की कमी आई। मई 2010 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने लूला को भूख के खिलाफ लड़ाई में विश्व चैंपियन की उपाधि से सम्मानित किया। लूला बहुत स्मोक किया करते थे, इसकी वजह से उन्हें 2011 में गले का कैंसर हो गया, लेकिन इलाज के बाद उनका कैंसर ठीक भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लूला का राजनीतिक करियर बेदाग था। लूला पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2014 में उनके घर पर छापेमारी भी की गई। अप्रैल 2018 में ब्राजील की एक निर्माण कंपनी से कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 12 साल के लिए लूला को जेल भी हुई थी, लेकिन 19 महीनों के बाद ही उनकी रिहाई कर दी गई। उनके समर्थक लूला को जेल भेजने के पीछे साजिश बताते हैं। दुनिया के चौथे सबसे बड़े लोकतंत्र की कमान किसके हाथ में होगी, ये अभी तय नहीं हो सका है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। बड़े पैमाने पर चुनाव में ध्रुवीकरण हो चुका है। अब राष्ट्रपति पद की दौड़ दूसरे दौर में जाएगी। लूला को भले ही ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन ये जीतने के लिए काफी नहीं है। 30 अक्टूबर को लूला और बोल्सोनारो एक बार फिर आमने सामने होंगे। अब आगे क्या होगा? चुनाव में बढ़त मिलने के बाद लूला ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि हमें और नफरत नहीं चाहिए। 30 अक्टूबर को लूला और बोल्सोनारो एक बार फिर से आमने सामने होंगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि अगले राउंड में भी लूला को बढ़त मिलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो लूला का राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन आगे वाकई क्या होने वाला है ये समय ही बताएगा। इस चुनाव पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।